नमस्कार, इंडिया डेली आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ सीएम आवास पर बैठक खत्म हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां पर सीएम आवास पर बैठक खत्म हो चुकी है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर यह बैठक हुई। मंत्रियों को 10 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक सीट पर 3 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उसी को लेकर यह बैठक की गई थी। काफी महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जा रही थी उपचुनावों को लेकर और रणनीति इस बैठक में बनाई गई। मंथन इस दौरान किया गया क्योंकि 10 की 10 सीटों का जीतने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। जिन सीटों पर बीजेपी मजबूत नहीं है, थोड़ी कमजोर है, वहां पर किस तरह से अपने आप को मजबूत करना है, उन तमाम चीजों को लेकर यहां पर रणनीति तैयार की गई है। आपको बता दें, बैठक जो थी वो अब खत्म हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट इस दौरान इस बैठक से जुड़ा आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये बैठक हुई। मंत्रियों को 10 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक सीट पर आपको बता दें कि 3-3 मंत्रियों को यहां पर जिम्मेदारी दी गई है। तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंडिया डेली पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बैठक खत्म हो चुकी है और काफी महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जा रही थी। तो यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसी को लेकर इस बैठक में मंथन किया गया। आगे की रणनीति यहां पर तैयार की गई और इस दौरान आपको बता दें कि जिम्मेदारियां भी यहां पर सौंपी गई हैं मंत्रियों को। 10 सीटों की जिम्मेदारी, यानी कि एक सीट पर आपको बता दें कि 3 मंत्रियों को यहां पर जिम्मेदारी दी गई है। उन सीटों पर क्या कुछ जो जमीनी हकीकत है, तमाम चीजों को लेकर जानकारी जुटाई जाएगी इन मंत्रियों की तरफ से। उसके बाद सीएम तक रिपोर्ट यहां पर पहुंचाई जाएगी। ये तमाम जिम्मेदारी यहां पर दी गई है मंत्रियों को। तो ये बड़ी जानकारी, आपको बता दें बैठक चल रही थी और इस दौरान बैठक अब खत्म हो चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों के माध्यम से लखनऊ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम आवास पर बैठक जो थी वो अब खत्म हो चुकी है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये बैठक की गई। लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन बीजेपी का रहा, जो सीटें थी वो तो कम हुई, लेकिन साथ ही साथ वोट शेयर भी यहां पर गिरा और उसके लिहाज से अब यहां पर तमाम रणनीति बनाकर आगे आने वाले चुनावों को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब सीधा यहां से रुख जम्मू कश्मीर का करेंगे। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि रक्षा प्रतिष्ठानों के पास देखा गया संदिग्ध। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि नगरोटा में बड़े पैमाने पर तलाशी अब शुरू कर दी गई है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस ने तलाशी अभियान यहां पर शुरू कर दिया है। तो बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, टप्पे टप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है और सर्च ऑपरेशन यहां पर लगातार चलाया जा रहा है। तलाशी यहां पर ली जा रही है। नगरोटा में बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू हो चुकी है। देखिए तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी तलाशी शुरू कर दी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की जम्मू कश्मीर से। रक्षा प्रतिष्ठानों के पास संदिग्ध देखा गया। जैसे इनपुट सेना को मिला, पुलिस प्रशासन को मिला, दोनों ही एक्टिव मोड में अब नजर आ रहे हैं। दोनों एक्टिव हो गए हैं और ये तस्वीरें उसी से जुड़ी, तलाशी अभियान से जुड़ी ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। नगरोटा में बड़े पैमाने पर अब तलाशी शुरू कर दी गई है। गाड़ियों की तलाशी यहाँ पर ली जा रही है। हर आने जाने वाले पर पहली नजर रखी जा रही है। तस्वीरें लगातार इस सर्च ऑपरेशन से जुड़ी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। घाटी में इस वक्त बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है हमारे जवानों की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से। एक एक आतंकी को ढूंढ कर उसे ढेर किया जा रहा है, नेस्तनाबूद किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में जैसे इनपुट यहां पर मिलता है, रक्षा प्रतिष्ठानों के पास संदिग्ध यहां पर देखा गया, उसका इनपुट जैसे ही सुरक्षा बलों को मिला तो और भी ज्यादा चौकसी को बढ़ा दिया गया है। और ये तस्वीरें उसी से जुड़ी, तलाशी यहां पर शुरू कर दी गई है। नगरोटा में बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू हो चुकी है। रमन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख रमन का करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। रमन, अभी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? रक्षा प्रतिष्ठानों के पास संदिग्ध को देखा गया, उसके बाद तलाशी अभियान और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है, क्या जानकारी?
जी हाँ स्वाति, बिल्कुल देखिए इस समय जम्मू में मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर जो है वो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किए गए हैं। अभी जो ताज़ा जानकारी मिली है, नगरोटा में 16 कोर का जो हेडक्वार्टर है उसके पास में 2 संदिग्ध जो है वो देखे गए हैं और उसके बाद उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जो चलाया जा रहा है। जिस तरीके से जम्मू प्रोविंस की बात करें तो चाहे कठुआ की बात हो, डोडा की बात हो, उधमपुर की बात हो, राजौरी पुंछ की बात हो या जम्मू अखनूर की बात हो, तो हर जगह इस समय संदिग्ध देखे जाने की जो खबरें हैं वो निकल कर आ रही हैं और उसी को देखते हुए सुरक्षा कर्मी कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को अभी हल्के में नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा है, आतंकी इतने ज़्यादा जम्मू के अंदर आ चुके हैं, कहीं पर किसी वक्त भी कोई स्ट्राइक जो है वो आतंकियों की तरफ से किया जा सकता है। जिस तरीके से हमने देखा कि 15 तारीख रात 9 बजे के आसपास में डोडा के देसा इलाके में भारतीय सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया, कठुआ के मचेड़ी इलाके में भारतीय सेना का जो काफिला था उस पर हमला किया गया। तो इस तरह की जो कोशिशें हैं वो लगातार इस समय आतंकवादियों की इस पूरे जम्मू क्षेत्र के अंदर चल रही हैं। इसीलिए हमने जम्मू अखनूर में भी देखा कि वहां पर भी जब दो दिन लगातार जो संदिग्ध थे उनके देखे जाने की सूचना मिली तो बड़े पैमाने पर ड्रोन और जो अर्धसैनिक बल और भारतीय जम्मू कश्मीर सुरक्षा बल के जो जवान थे उन्होंने इस पूरे इलाके को खंगाला कि कहीं कोई फुटप्रिंट तो नहीं मौजूद है। उसके बाद हमने देखा कि उधमपुर का इलाका, अभी डोडा में तो सर्च ऑपरेशन लगातार चल ही रहा है। इसी बीच अभी जो खबर आई है कि नगरोटा में जो सैन्य प्रतिष्ठान है उसके पास 16 कोर का हेडक्वार्टर है, वहां पर तो उसके पास में 2 संदिग्ध देखे गए हैं। उसके बाद वहां पर बड़े पैमाने में सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया है। ये जो संदिग्धों को लेकर जानकारी दी गई थी, किनकी तरफ से दी गई, कितने बजे ये इनपुट मिला सुरक्षा बलों को, क्या जानकारी इसको लेकर कोई? जी देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुछ लोकल लोग हैं, उन्होंने उन संदिग्धों को वहां पर देखा है और लगातार जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं, हमने देखा कि अखनूर में भी जो 2 घटनाएं हुई वहां पर लोकल से पानी मांगने के लिए वो आतंकी वहां पर पहुंचे हुए थे, जिनके बाद उन्होंने रिपोर्ट की वहां पर पुलिस को और पुलिस ने फिर उस पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया। इसी तरीके से सुंदरबनी का जो इलाका है, धनुका गाँव के पास भी जो 2 से 3 आतंकी जो देखे गए थे, हथियारबंद आतंकी थे, वो भी एक घर में जो है वो एक दुकान पर जो है वो सामान खरीदने के लिए गए थे। लेकिन जो लोकल दुकानदार था वो इलाके के लोगों को तो भली भांति पहचानता था, लेकिन उसे लगा कि ये कहीं बाहर से आया हुआ व्यक्ति है, यहाँ का लोकल नहीं है, उसे संदिग्ध नजर आया तो उसने फिर पुलिस को रिपोर्ट किया। तो इसी तरीके से जो नगरोटा का इलाका है, यहाँ पर भी कुछ लोकल लोगों के माध्यम से इन संदिग्धों को देखा गया था। 2 की संख्या में संदिग्ध थे और उस जो सैन्य प्रतिष्ठान है, जो 16 कोर का हेडक्वार्टर है, वहां पर वो मूवमेंट करते हुए नजर आ रहे थे। ये सुबह तड़के की जानकारी है, जब सूरज नहीं निकला था उस समय की जानकारी है। उसके बाद बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों को वहां पर बुलाया गया और पूरे सैन्य प्रतिष्ठान को घेर कर उसके आसपास का जो इलाका था वहां पर मैसिव सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया। ये सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन अभी तक कोई फुटप्रिंट जो है वहां पर उन संदिग्धों के नहीं मिल पाए हैं। स्वाति, ठीक है रमन, मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। डोडा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर डोडा में आपको बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आतंकी घटनाओं को लेकर गुस्से में है लोग। ये बड़ी खबर इस वक्त की डोडा से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अब पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन स्थानीय लोगों की तरफ से देखा जा रहा है। आतंकी घटनाओं को लेकर गुस्से में है यहाँ के लोग, जो घाटी के लोग हैं, और लगातार वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, जिस तरह से घाटी में एक के बाद एक आतंकी हमले हो रहे हैं, हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा बल हैं, पुलिस बल हैं, लगातार उन आतंकियों की धरपकड़ की कोशिश कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। अब इस बीच जो लोग हैं उनके अंदर भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। रमन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा रुक उनका करेंगे और जानकारी लेंगे। रमन, क्या जानकारी इसको लेकर, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं घाटी में आतंकी घटना एक के बाद एक, अब लोगों का गुस्सा भी सामने निकल कर आ रहा है, प्रदर्शन वो लोग करते हुए नजर आ रहे हैं डोडा में। जी हाँ बिल्कुल, देखिए जो आम लोग हैं उनके सब्र का पैमाना भी अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 4 देश के वीर सपूतों ने अपने शहादत जो है वो दी है, अपनी जान जो है वो देश के नाम कुर्बान कर दी है, और उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे देश में एक गुस्से का माहौल है। और वही गुस्सा जो है आज डोडा के जो स्थानीय लोग हैं उनके बीच में भी देखने को मिला, क्योंकि डोडा में ही इन 4 लोगों की शहादत हुई थी और इन 4 लोगों के जो पार्थिव शरीर है इसी डोडा से इनके अलग अलग नेटिव प्लेसेस पे जो भेजे गए। तो आप सोचिए, जब देश में इतना
इतना गमहीन माहौल है, देश में इतना आक्रोश, देश में इतना गुस्सा है, तो जिस धरती के ऊपर ये आतंकी घटनाएं हो रही हैं वहाँ के लोगों में किस तरीके का गुस्सा होगा। जब वहाँ के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि देखिए पिछले कुछ समय से, जब से धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई थी, एक पटरी पर लौटने की शुरुआत जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट या आसपास का जो इलाका था उसकी वहाँ पर जिंदगी जो है वो पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही थी। कारोबार जो है वो फलने फूलने लगा था। लेकिन अब एक बार फिर जिस तरीके से पाकिस्तान की शह पर, ISI के शह पर, यहाँ पर पाकिस्तानी की सेना की शह पर जो आतंकी घुसपैठ कर आए हैं वो एक बार फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि लोगों का कहना था कि यहाँ के कुछ ऐसे अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं जहाँ पर टूरिज्म का भी बढ़ावा जो है वो मिलना शुरू हो गया था और वहाँ पर लोग जाकर रात को कैंपिंग करना शुरू कर दिए थे। लेकिन अब ये जो डर का माहौल पैदा हुआ है, आतंकियों के जो मूवमेंट यहाँ पर शुरू हुई है, उससे निश्चित रूप में यहाँ पर इस चीज को लेकर अब कहीं ना कहीं ब्रेक लग सकती है और यही गुस्सा जो है वो उन लोगों में, उन आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान, यानी कि रमन ये कहा जा सकता है पहले वाला ही माहौल यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश अब की जा रही है। जो पहले अब आतंकियों की तरफ से दहशत फैलाने की कोशिश की जाती थी और देखा भी गया था पहले, लेकिन बाद में चीजें चेंज हुई। जैसे आपने कहा 370 हटने के बाद, उसके बाद अब एक बार फिर से उसी माहौल को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है, डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। स्वाति देखिए, कोशिश जरूर की जा रही है कि 90 जैसा जो हालात थे, 90 के दशक में कश्मीर और जम्मू के इन इलाकों में जिस तरह से आतंकवादी यहाँ पर घूमते हुए नजर आते थे, खुलेआम घूमते थे, किसी का उनको डर नहीं हुआ करता था, वैसा हालात बनाने की पाकिस्तान की कोशिश जरूर है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब डोडा के स्थानीय लोग एकजुट होकर सेना के साथ मिलकर इन आतंकवादियों के खिलाफ आकर खड़े होंगे तो उन OGWs या फिर उन स्लीपर सेल्स के लोग जो इस समय कहीं ना कहीं आतंकवादियों को समर्थन दे रहे हैं, उनको आश्रय दे रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, उनको इंफॉर्मेशन मुहैया करवा रहे हैं, तो उनकी भी खैर नहीं होगी। ये बहुत लंबा ज़्यादा चलने वाला नहीं है। इसमें जैसे ही एक बार स्थानीय लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं लंबा चलने वाला नहीं है। उसकी पूरी कोशिश हमारे जो सैनिक हैं, जो सेना है, जवान है, वो करते हुए नजर भी आ रहे हैं। जिस तरह से पैनी नजर उनकी तरफ से रखी जा रही है चप्पे चप्पे पर। रमन, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे। देखिए, जम्मू कश्मीर से एक और जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जहां पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। बीती रात जंगलों में 2 बार मुठभेड़ हुई है। डोडा इलाके के आपको बता दें कि पंचन भाटा में ये मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी अब कर ली है और एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन यहां पर शुरू कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर जम्मू कश्मीर से, जहां पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। आपको बता दें कि बीती रात जंगलों में 2 बार मुठभेड़ हुई है। डोडा इलाके के पंचन भाटा में ये मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है, घेराबंदी कर ली गई है सुरक्षा बलों की तरफ से। और जो सर्च ऑपरेशन घाटी में चलाया जा रहा है बड़े स्तर पर, उसको और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर में सेना ने आतंक के खिलाफ ऑपरेशन चला रखा है। आतंकियों के सर्वनाश के लिए चप्पे चप्पे को छाना जा रहा है। जहां भी आतंकी मिलेगा उसे सीधा जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू में सेना फुल एक्शन में है। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के काम तमाम के लिए जबरदस्त ऑपरेशन चल रहा है। सेना उन आतंकियों की तलाश कर रही है जिन्होंने हिंद के 4 जाबाजों पर धोखे से हमला किया, जिसमें वो शहीद हो गए। सेना के शूरवीरों ने आतंक के खात्मे के लिए दिन रात एक कर दिया है। जमीन और आसमान से आतंकियों की तलाश की जा रही है। आतंकियों के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए सेना ने ऑपरेशन चलाया हुआ है। हिंदुस्तान एक्शन की मांग कर रहा है। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से आतंक के फन को कुचलने की मांग की जा रही है। ये मांग हिंदुस्तान इसलिए कर रहा है क्योंकि डोडा में आतंकियों ने सेना पर हमला किया, जिसमें कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। वहीं दूसरी तरफ आतंकियों के खात्मे के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। घने जंगलों में छिपे आतंकियों की एरियल व्यू से तलाश की जा रही है। ड्रोन के साथ साथ हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसे में कश्मीर से आतंक का सफाया होने के बाद पाकिस्तानी आतंकवाद अब जम्मू में दहशतगर्दी का खेल खेल रहा है। सेना को टारगेट कर रहा है, शांतवादी को फिर से अशांत करने का दम भर रहा है।
ये तस्वीर है कैप्टन ब्रजेश थापा की, जो डोडा में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। युवा कैप्टन की शहादत को पूरा देश सैल्यूट कर रहा है, तो आतंकवाद के खिलाफ गुस्से में लाल भी हो रहा है। कैप्टन थापा के सर्वोच्च बलिदान की खबर जब दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर उनके घर पहुंची तो हर कोई गमगीन हो गया। देश शहीद तो देश के लिए तो हुआ है ना, लेकिन जो लॉस हम लोग को हुआ है वो तो कभी भी तो फुलफिल हो ही नहीं है। सब लोग तो बोलता है देश के लिए शहीद हो गया, अब वो तो नेचुरल बॉर्न एंड बॉट अप आर्मी एरिया में हुआ। उसका डैडी तो आर्मी में था, कर्नल था। हमें ये जो भाई शहीद हुए हैं इससे हम लोग बहुत दुखद बात है कि इतना रियल हीरो जो हम लोग को देश का सेवा करता है, इसका देहांत पे हम लोग बहुत ही दुखित है। और नगरवासी से निवेदन है कि सभी उनका जो सब यात्रा में शामिल होने की चेष्टा करें। प्राउड ऑफ ऑनर है कि जो देश के लिए शहीद हुआ है, ऐसा व्यक्ति हम लोग को देश में और भी ज़रूरत है, जो कि देश का बॉर्डर की सुरक्षा करते हुए अपना जान हथेली पे लेकर काम करते हैं। 26 साल की उम्र में शहीद होने वाले कैप्टन का जन्म 15 जनवरी को आर्मी डे के दिन हुआ था। इनके परिवार की 3 पीढ़ियां सेना में रह चुकी हैं। पिता भुवनेश थापा कर्नल रैंक से रिटायर्ड हैं। जवान बेटे की शहादत से परिवार को गहरा सदमा लगा है, लेकिन मां नीलिमा का कहना है कि अगर हम अपने बेटे को सीमा पर नहीं भेजेंगे तो देश के लिए कौन लड़ेगा। बेटे के बलिदान पर पूरे परिवार को गर्व है। क्या बोल सकते हैं, हमें क्या रिएक्शन तो क्या हो सकता है ना। हमें अपने बेटा को गुम ही कर दिया, अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। गर्व तो होता ही है ना, देश के लिए कुछ किया उसने, है ना, तो देश के लिए तो कुछ किया हुआ, तो गर्व तो होता ही है। I feel proud that my son has done something for our nation and for the security of the nation, and but only thing is that we will be missing him. कैप्टन ब्रजेश थापा 2019 में सेना में भर्ती हुए थे। पासिंग आउट परेड के दौरान पिता कर्नल भुवनेश थापा और मां नीलिमा ने बेटे को बैज पहनाया था। डोडा के जंगलों में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीदों में अजय सिंह और ब्रिजेंद्र सिंह राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले थे। दोनों जवान राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे। अजय के पिता कमल सिंह नरूका भी सेना में हवलदार रह चुके हैं। कमल सिंह 2015 में रिटायर हुए थे। राजस्थान के दूसरे वीर सपूत ब्रिजेंद्र सिंह 2018 में आर्मी में भर्ती हुए, जिनकी शादी 2021 में हुई थी। उनका छोटा भाई भी आर्मी में है। ब्रिजेंद्र की शहादत की खबर आने के बाद से पूरा परिवार सदमे में है। आतंकियों से लोहा लेते हुए नायक डी राजेश ने भी देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, और ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। सेना ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। इसी आतंकी घटना के खिलाफ देश भर में उबाल है। लोगों की आतंक को जड़ से खत्म करने की मांग है। देश इस शहादत का बदला मांग रहा है। देश इन आंसुओं का हिसाब मांग रहा है। ये दर्द, ये मातम, ये आंसू उन परिवारों के हैं जिन्होंने अपने लाल को खोया है, जिनका चिराग वतन की रक्षा की खातिर शहीद हो गया है, जिनके जाबाज बेटे अपनी मिट्टी की हिफाजत के लिए कुर्बान हुए हैं। चलिए यहाँ से सीधा रुख बिहार का करेंगे। बिहार से ये बड़ी खबर, जहां पर बिहार में एक और पुल टूट गया। अररिया में आपको बता दें कि पुल टूट गया। 2017 में ये पुल बना था। वाहनों की आवाजाही पर रोक यहां पर लगा दी गई है। 12 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल को बनाया गया था 2017 में। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। बिहार में एक और पुल टूट गया है। बिहार में इस वक्त विकास के नाम पर देखिए तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं। एक के बाद एक पुल यहां पर धराशायी हो रहे हैं, टूट रहे हैं, और जो सिलसिला पुल और पुलिया टूटने का शुरू हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बिहार से, जहां पर अब एक और पुल टूट चुका है। 2017 में इस पुल को बनाया गया था। अररिया से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वाहनों की आवाजाही पर रोक यहां पर लग चुकी है। लोगों की परेशानियां अब और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। 12 करोड़ रुपए की लागत से ये पुल बना था, जो अब धराशायी हो चुका है। तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया डेली पर आपको दिखा रहे हैं बिहार से। तो बिहार में पुल टूटने का सिलसिला कब थमेगा ये कोई नहीं जानता। 2017 में इस पुल को बनाया गया था, और अब देखिए तो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं।
तो देखिए बिहार में 4 हफ्ते में 14 पुल गिर चुके हैं। ये तस्वीरें भी एक एक करके आपको दिखा रहे हैं, एक के बाद एक किस तरह से 4 हफ्तों में 14 पुल एक के बाद एक धराशायी हो जाते हैं। ये पुल नंबर 2 जो हम आपको दिखा रहे हैं, तीसरा पुल जब गिरा उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक के बाद एक जो पुल हैं वो लगातार बिहार में उनका गिरने का सिलसिला जारी है। वो एक एक करके तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये जो सिलसिला है वो लगातार अब चलता ही जा रहा है। ये कब रुकेगा, कब थमेगा, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है, किसी को नहीं पता। लगातार अब जो बिहार सरकार है उनके ऊपर जो विपक्ष है, विपक्षी पार्टियां है, वो लगातार हमलावर होती हुई नजर आ रही है, सवाल खड़े कर रही है। और लाजमी भी है जब बिहार में विकास की बात होती है और ये तस्वीरें सामने निकल कर आती है, बिहार में जो लोग हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए नौवा पुल किस तरह से भरभरा कर नीचे गिर जाता है। कई पुल ऐसे थे जो पूरी तरह से बने भी नहीं थे, वो गिर चुके हैं, आपको बता दें धराशायी हो चुके हैं। इस तरह की तस्वीर अब बिहार से सामने निकल कर आ रही है और सवाल लगातार सरकार के ऊपर खड़ा किया जा रहा है कि बिहार में ये हो क्या रहा है और ये जो सिलसिला है पुलों के गिरने का ये कब थमेगा। तो एक एक करके तमाम पुलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 12वां पुल है, लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि कई पुल ऐसे हैं जो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ते हैं, वहां पर अब कोई साधन नहीं बचा है, लोगों को नावों का सहारा लेना पड़ रहा है। इस पुला का जो निर्माण जो हुआ था एकदम जो है कि कच्ची कारोबार हुआ था। यहाँ पर जो भी किए थे यहाँ पर एकदम कच्ची कारोबार किए थे, बालू का बांध बनाया गया था। इसी कारण से जो है कि यह पुला जो है अम्हारा से लेके काली मंदिर से लेके गोपालपुर तक है। यह रोड जो बराबर यहाँ जो है कि बनता है, टूटता है, इसका कोई देख रेख नहीं होता है। जब से ये पुल बनी उसी वर्ष बाढ़ की जो पानी आई उसी में जो दोनों पुला बह गया। परसों शाम में ही ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ। जो पुल अभी आपको रंगधाम, मझुआ, बरेबा, गोपालपुर, बेले, पोठिया, धुमगढ़, ढोलबज्जा, आदिवासी टोला, मुसहरी हम लोग का मुख्य मार्ग अम्हारा है। अम्हारा जब तक नहीं जाएंगे तो हम लोग का खाने पीने, साग सब्जी, कपड़ा लत्ता, दर दवाई, हर चीज का संसाधन का एकमात्र स्थान है हमारा। लेकिन पदाधिकारी की लापरवाही के चलते और जनप्रतिनिधि के द्वारा प्रत्येक वर्ष आश्वासन मिलता है जो इस बार 8 स्पैन का पुला बना देंगे, 6 स्पैन का पुला बन जाएगी, लेकिन जाने के बाद बिल्कुल भूल जाते हैं और हम लोग उस पर आशा करते हैं, विश्वास करते हैं और पदाधिकारी के द्वारा उदासीन रवैया के चलते ये सड़क बार बार मरम्मती के नाम पर काफी लूट खसोट करते हैं। और चले यहाँ से सीधा रुख अब हरदोई का करेंगे, जहाँ पर पानी के तेज बहाव के बीच युवक ने रील बनाई। बाढ़ के पानी में पाइप पर रील बनाते युवक देखा गया। खतरनाक वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। पाली शाहबाद के अगमापुर के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें डराने वाली हैं। ये तस्वीरें तो काफी भयावह है। देखिए कई जो युवा हैं वो रील बनाने के चक्कर में, अनोखा दिखने के चक्कर में इस तरह की रील बनाते हैं और कई बार अपनी उन लोगों को जान भी गंवानी पड़ी है। अब एक और रील ये सामने निकल कर आई। हरदोई का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पानी के तेज बहाव के बीच युवक ने रील बनाई है। बाढ़ के पानी में पाइप पर रील बनाते हुए युवक को देखा गया है। बेखौफ तरीके से देखिए, बिना डरे किस तरह से पाइप पर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ युवक नजर आ रहा है। हादसे को दावत देता ये वीडियो। और चले यहाँ से अब रुक राजस्थान का करेंगे, जहां पर सीकर में छात्र ने आत्महत्या कर ली है। हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या की गई है। आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। राजस्थान के सीकर से ये जानकारी, जहां पर छात्र ने आत्महत्या कर ली है। हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या की गई है छात्र की तरफ से। क्या कुछ वजह रही, क्या कुछ कारण रहा, इसको लेकर कोई जानकारी अभी तक सामने निकल कर नहीं आ पाई है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। बच्चे को पूरे दिन भर प्रताड़ित किया। सुबह को हमारे को स्कूल के किसी छात्र से पता लगा कि स्कूल के प्रार्थना सभा से बच्चे को बाहर निकाला गया। बाहर निकाल करके बच्चे को प्रताड़ित करने के बाद में पूरे दिन प्रताड़ित किया। बच्चा सेंसिटिव था तो बच्चे ने एक ही शब्द बोला कि सर जो मेरी गलती है आप मेरे को मेरी गलती बताइए। लेकिन स्कूल प्रशासन ने कोई गलती नहीं बता के पूरे दिन इसको प्रताड़ित किया है। उसके बाद जो घटना घटी है, घटना घटने के बाद में स्कूल प्रशासन के द्वारा गार्जियन को, परिजन को, रिश्तेदार को, हमारी पंचायत को
लोकल थाने किसी को सूचना नहीं दी गई। तो 10 बजे परिजनों का फ़ोन आया कि एक LBS स्कूल है सीकर का, जिसमें 12वीं क्लास में पढ़ने वाला छात्र मोहित, जिसको मॉर्निंग में सुबह प्रार्थना के वक्त मुर्गा बना के पीटा गया, उससे तनाव में आकर मोहित ने अपनी जान दे दी अपने हॉस्टल के अंदर। मैं जिला प्रशासन से हमारी मांग रहेगी कि सीकर के अंदर ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है। हम छात्र संगठन SFI की तरफ से मांग करते हैं कि ऐसी घटनाओं के ऊपर रोक लगाए और जो भी दोषी स्कूल का, चाहे वो अध्यापक है, चाहे स्कूल का जो प्राचार्य जो भी है, संरक्षक है, उनके ऊपर कार्रवाई। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।